ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज, अध्याय 1071। तुम इस दुनिया से नहीं हो, भाग 1। जब इवान ने पुष्टि की कि एस-जोर रैंक शिकारी डैनियल के साथ कुछ गड़बड़ है, तो उसने तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की और कालकोठरी छापे के समाप्त होने के बाद वह बेस सिटी 5 में लौट आया। पृथ्वी पूरी तरह से गड़बड़ है। वापस आने के बाद वह सोफे पर लेट गया और धीमी आवाज में बुदबुदाया। एल्ड्रिच मॉन्स्टर्स, फ्लोरिडा में छिपा हुआ आयाम, एस-जोर रैंक शिकारी, वैलेरी और ब्लैक फिगर जिसे उसने अपनी यादों में देखा था। इस छोटे से ग्रह पर बहुत सी चीजें थीं जो उसे सिरदर्द दे रही थीं। अरे, मुझे बस ड्रेड्स की बंद दुनिया में रहना चाहिए था और अनास्तासिया और अन्य लोगों के साथ अपने दिनों का आनंद लेना चाहिए था, बजाय उस गड़बड़ जगह पर जाने के जहां मेरी किस्मत सबसे खराब थी। इवान ने अपने चेहरे पर एक परेशान नज़र के साथ बड़बड़ाया और आह भरी। लेकिन उस कमीने एजरोथ ने मुझसे कहा कि मेरे पास सिर्फ 6 साल हैं, इससे पहले कि वह प्राचीन कब्र में रखी गई सील टूट जाए, इसलिए मुझे उससे पहले अपनी शक्ति में सुधार करना होगा, ताकि मेरे पास व्यर्थ की चीज़ों पर समय बर्बाद करने का समय न हो। जब इवान उदास महसूस कर रहा था तो उसे अचानक कुछ याद आया और उसकी आंखें चमक उठीं। मुझे मरे हुए 15 साल से ज्यादा हो गए हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या फफी को असली आधा टुकड़ा मिल गया है, उसने बुदबुदाया और जल्दी से इंटरनेट पर उसे ढूंढा। फिर वह और भी गहरे अवसाद में चला गया। मैंने मौत को भी चुनौती दी और सिर्फ असली आधा टुकड़ा देखने के लिए वापस जिंदा हुआ, लेकिन ये लोग अभी भी उसे ढूंढ रहे हैं। उसने चेहरे पर अविश्वास के भाव के साथ बुदबुदाया, उसे रोने जैसा महसूस हो रहा था। जब इवान अपनी निराशा में डूबा हुआ था, एलोरा उसके पास आए और उत्सुकता भरी आवाज में पूछा, पिताजी, आप किस आधे टुकड़े की बात कर रहे हैं? इवान ने अपनी आंखों के कोने से एलोरा को देखा और उसके चेहरे पर उत्सुकता भरी नजर देखकर उसने तुरंत एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। मैं अपनी बेटी को अज्ञानी नहीं रहने दे सकता। मुझे उसे संस्कृति सिखानी है। तारांकन तारांकन तारांकन। अगले दिन सुबह करीब 10 बजे लियोन इवान के घर आया। उसने कई बार दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया और न ही दरवाज़ा खोला। क्या वह घर पर नहीं है? लियोन ने इवान की लोकेशन चेक करते हुए बुदबुदाया, लेकिन पाया कि वह घर के अंदर था। ये देखकर कि इवान अंदर था लेकिन दरवाज़ा नहीं खोल रहा था, लियोन को लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह बिना किसी हिचकिचाहट के घर में घुस गया। हालांकि जब वह अंदर गया और देखा कि क्या हो रहा है, तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसे यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी आंखें रगड़नी पड़ी कि वह मतिभ्रम तो नहीं कर रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? एस रैंक के शिकारी ने मन ही मन चिल्लाया। उसे लगा कि वह गलत जगह पर आ गया है। उसके सामने इवान और एलोरा 3D चश्मा पहने हुए सोफे पर बैठे थे। उनके हाथों में पॉपकॉर्न की बड़ी बाल्टी थी। उनके सामने 5 होलोग्राफिक स्क्रीन अलग अलग तरह के एनीमे चला रही थीं, जैसे हाफ पीस, बटक ऑन टाइटन्स और कुछ अन्य। चूंकि उनकी आध्यात्मिक शक्ति काफ़ी अधिक थी, इसलिए उनके लिए अपने दिमाग पर कोई दबाव डाले बिना एक ही समय में 5 एनीमे देखना मुश्किल नहीं था। इसे ही मैं जीवन कहता हूँ। जबकि लियोन अपने चेहरे पर स्तब्ध भाव के साथ वहां खड़ा था, इवान ने अपने मुंह में बड़ी मात्रा में पॉपकॉर्न भरते हुए बड़बड़ाया। अचानक उसने महसूस किया कि कोई उस पर नजर रख रहा है और पीछे मुड़कर देखा। पीछे देखने पर इवान ने देखा कि लियोन अपना मुंह थोड़ा खोलकर उन्हें घूर रहा था। 3D चश्मे के पीछे उसकी आंखें लियोन की आंखों से मिलीं। इवान ने शांति से एस रैंक के शिकारी को देखा, अपने मुंह में और पॉपकॉर्न भरे और फिर उसे अनदेखा करते हुए अपना ध्यान वापस अपने सामने की 5 स्क्रीन पर लगा दिया। एलोरा उससे भी ज्यादा एनीमे में डूबी हुई थी और लियोन की मौजूदगी को महसूस करने के बावजूद उसने पीछे मुड़कर देखने की जहमत भी नहीं उठाई। जब इवान और एलोरा ने उसे अनदेखा किया तो लियोन का मुंह खुला का खुला रह गया। उसी समय उसके दिमाग में एक और सवाल आया। ये छोटी लड़की कौन है? क्या वह उसे कल अपने वर्ल्ड टूर से वापस लाया है? उसे लगा कि अगर वह इवान के साथ और ज्यादा समय तक रहा तो वह पागल हो जाएगा। लियोन जल्दी से मुद्दे पर आ गया। मैंने कल दूसरे शिकारियों से तुम्हारे अनुरोध के बारे में बात की थी और कोई उस मामले के बारे में तुमसे मिलने आया है, उसने गंभीर आवाज में कहा। इवान, जो अपने मुंह में और पॉपकॉर्न भरने वाला था, रुक गया और उसके चेहरे पर अफसोस की झलक दिखाई दी। मैं चाहकर भी आराम नहीं कर सकता, हो, उसने आह भरते हुए कहा, एलोरा की तरफ देखते हुए, जो होलोग्राफिक स्क्रीन को बड़ी दिलचस्पी से देखते हुए पॉपकॉर्न खाने में व्यस्त थी। बेटी, क्या तुम मेरे साथ आना चाहती हो? उसने एलोरा की बाल्टी से कुछ पॉपकॉर्न चुराने की कोशिश करते हुए पूछा। इवान की कोशिश को देखते हुए एलोरा ने जल्दी से अपने छोटे हाथों से अपनी पॉपकॉर्न की बाल्टी छिपाई और गंभीर स्वर में उससे दूर हट गई। मुझे परेशान मत करो पिताजी। इवान का मुंह थोड़ा सा फड़क उठा जब उसने देखा कि वह उससे बात करते समय स्क्रीन से अपनी आंखें भी नहीं हटा रही थी और उसे चिंता होने लगी कि उसने गलती से अपनी बेटी को भ्रष्ट कर दिया है। वह मेरे पिछले रूप जैसी नहीं बनेगी, है ना? उसने सोचा। ओटाकू एलोरा के विचार से थोड़ा हिल गया। तुम आ रहे हो या नहीं?
लियोन ने चिढ़कर पूछा जब इवान उसकी बात सुनने के बाद भी खड़ा नहीं हुआ। लियोन की बात सुनकर इवान ने गहरी सांस ली और वापस आकर एलोरा की समस्या से निपटने का फैसला करते हुए खड़ा हो गया। वह कौन है जो मुझसे मिलने आया है? उसने पूछा जब लियोन उसे बेस शहर के किले के भीतर ले गया। इवान के सवाल पर लियोन रुक गया लेकिन जल्द ही धीमी आवाज में जवाब दिया, यह जोररैंक के शिकारियों में से एक है। उसका नाम वैलेरी है। वैलेरी का नाम सुनते ही इवान ने भौहें चढ़ा लीं और उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव आ गया। उसने अभी उससे न मिलने की योजना बनाई थी, लेकिन अब जब वह उससे मिलने आई है तो उसने इस मामले को सुलझाने का फैसला किया। जल्द ही लियोन इवान को एक दरवाजे के सामने ले आया और उसे अंदर जाने का इशारा किया। तुम नहीं आ रहे हो? इवान ने लियोन के हाव भाव को देखकर पूछा। NOWELL-BE-IN.C ओम। मुझे कुछ अन्य मामलों का ध्यान रखना है, इसलिए तुम आगे बढ़ो। मैंने उन्हें आपके अनुरोध के बारे में पहले ही बता दिया है, इसलिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लियोन ने जाने से पहले हल्के लहजे में जवाब दिया। इवान ने अपने सामने बंद दरवाजे को देखा और एक गहरी सांस लेने के बाद उसने उसे खोल दिया। अध्याय 1072 आप इस दुनिया से नहीं हैं, भाग 2। जैसे ही इवान ने दरवाजा खोला और कमरे में प्रवेश किया, उसने देखा कि एक महिला छोटी आस्तीन वाली सफ़ेद टी शर्ट और काली जीन्स पहने हुए सोफे पर बैठी है और उसका चेहरा भावहीन है। महिला लगभग 180 सेमी लंबी थी, उसकी उम्र 20 के आसपास लग रही थी। उसके लंबे चांदी सफ़ेद बाल, हरी आंखें थीं और उसके शरीर से एक ठंडी आभा निकल रही थी। जब इवान अंदर आया तो महिला की हल्की हरी आंखें उस पर पड़ीं और वह ये देखकर हैरान रह गई कि वह अपने सामने औसत दिखने वाले आदमी से कुछ भी महसूस नहीं कर पा रही थी, जैसे कि वह एक सामान्य इंसान हो। हालांकि साइमन ने उसे पहले ही बता दिया था कि वह जिस व्यक्ति से मिलने जा रही है वह साधारण नहीं है, फिर भी वह हैरान थी कि वह पहले उस व्यक्ति की ताकत का अंदाजा नहीं लगा पाई थी। उसे इवान ने वैलेरी की गणना करने वाली नज़र को अनदेखा किया जैसे कि वह उसे देखने की कोशिश कर रही थी और दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद करने के बाद वह उसके सामने सोफे पर चला गया और बिना कुछ कहे उसे देखते हुए बैठ गया। उसी समय उसकी आध्यात्मिक इंद्रियों ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया, ये पता लगाने की कोशिश करते हुए कि क्या उसे भी डैनियल जैसी ही समस्या है। जब इवान की आध्यात्मिक इंद्रियों ने वैलेरी के शरीर को घेर लिया और उसने उसके कोर की जांच की तो वह अंदर से चौंक गया क्योंकि उसने उसमें कई असामान्यताएं देखीं। उसी समय उसने उसके कोर से एक परिचित आभा आती हुई महसूस की। यह एक सम्राट कोर की आभा के समान है, उसने खुद से सोचा, लेकिन जल्द ही उसने कुछ और देखा और उसकी आंखें सिकुड़ गईं, उनमें ठंडक की एक झलक दिखाई दी। ठीक है, कुछ भी करने से पहले मुझे उसका ख्याल रखना है, उसने सोचा और भावहीन चेहरे के साथ वैलेरी को देखा। जब इवान ने बैठने के बाद कुछ नहीं कहा और उसे देखता रहा तो वैलेरी के हाव भाव बाहरी तौर पर नहीं बदले, लेकिन अंदर से वह हैरान थी क्योंकि उन गहरी काली आंखों के सामने उसे लगा जैसे उसके सारे राज खुल गए हों। जब वैलेरी असहज माहौल को दूर करने के लिए कुछ कहने ही वाली थी तो इवान पहले बोल पड़ा, तुम इस दुनिया से नहीं हो। इवान की बात सुनकर वैलेरी की आंखें एक पल के लिए चौड़ी हो गईं, लेकिन एक सेकंड से भी कम समय में वे सामान्य हो गईं। हालांकि इवान, जो वैलेरी पर पूरा ध्यान दे रहा था, उसने उसकी आंखों में उतार चढ़ाव को स्पष्ट रूप से देखा। इसके अलावा, क्योंकि उसकी आध्यात्मिक शक्ति अभी भी उसे धनक रही थी, उसने देखा कि जब उसने उसके शब्द सुने तो उसकी धड़कनें तेज हो गईं। अच्छा, अब ये पुष्टि हो गई है कि वह निश्चित रूप से इस दुनिया से नहीं है, इवान ने मन ही मन कहा। और जब उसे याद आया कि जब उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का इस्तेमाल उस पर किया था तो उसने क्या देखा था, तो उसकी आंखों में हत्या के इरादे की एक चमक दिखाई दी। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वैलेरी ने अपने उदासीन चेहरे के पीछे अपनी उत्तेजित भावनाओं को छिपाने की कोशिश की और ठंडी आवाज में पूछा। इवान ने वैलेरी के उदासीन रूप की परवाह नहीं की और दूसरा सवाल पूछा, तुम कहाँ से हो? मुझे आगे की कार्रवाई करने से पहले ये निर्धारित करने की जरूरत है कि वह अरोड़ा वर्ल्ड से है या नहीं। अगर वह वैलेरी नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वह अरोड़ा वर्ल्ड की वही मूर्ख महिला है। जब इवान ने उससे पूछा कि वह कहाँ से है तो वैलेरी मन ही मन घबरा गई, क्योंकि उसके चेहरे के भाव से वह बता सकती थी कि उसके सामने खड़ा आदमी 100% निश्चित था कि वह इस दुनिया से नहीं है। लेकिन जाहिर है वह मूर्ख नहीं थी जो इवान को सब कुछ बता देती जिससे वह पहली बार मिल रही थी। वह जानती थी कि एक बार ये तथ्य उजागर हो जाने के बाद कि वह इस दुनिया से नहीं है, उसके सामने अंतहीन मुसीबतें आएंगी। हालांकि वह शक्तिशाली थी और उसे विश्वास था कि वह इस दुनिया में किसी भी शिकारी का सामना कर सकती है, फिर भी वह अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहती थी और इतनी परेशानी का सामना नहीं करना चाहती थी। इसके अलावा इवान उसे एक अथाह एहसास दे रहा था और उसे उसके खिलाफ लड़ने का कोई भरोसा नहीं था। अगर वह स्वीकार करती कि वह इस दुनिया से नहीं है और उसके सामने वाला आदमी दूसरी दुनिया के लोगों के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया रखता है, तो क्या वह उसके हाथों नहीं मारी जाएगी?
मैं यहाँ आपके द्वारा लियोन से किए गए अनुरोध के कारण आई हूँ, लेकिन अगर आप बकवास करके मेरा समय बर्बाद करना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमें इस बातचीत को जारी रखने की कोई ज़रूरत है, वैलेरी ने ठंडे स्वर में कहा और जाने के लिए खड़ी हो गई। इवान को पहले से ही उम्मीद थी कि वह इस तरह की प्रतिक्रिया देगी, इसलिए उसने अपना मुंह खोला और गहरी आवाज में बोला, तुम अरोरा वर्ल्ड से हो, है न? इवान की बात सुनते ही वैलेरी का शरीर जम गया और उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। तुम कौन हो? इवान की बात सुनकर वैलेरी अब और शांत नहीं रह सकी और कांपती हुई आवाज में पूछा। वैलेरी का सवाल सुनकर इवान ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसकी प्रतिक्रिया देखने के बाद उसे यकीन हो गया था कि वह अरोरा वर्ल्ड की वही गूंगी महिला है। NOWELL-BE-IN.C-OM। ये पुष्टि करने के बाद कि वह वास्तव में वैलेरी ही थी जिसे वह जानता था, इवान की आंखों में एक ठंडी नज़र चमक उठी और इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, एक हवा की बाधा ने उसे घेर लिया। वैलेरी की आंखों के सामने का दृश्य धुंधला हो गया और एक सेकंड के बाद जब उसे होश आया तो उसने पाया कि वे सफ़ेद बर्फ से ढकी एक पहाड़ी की चोटी पर खड़े थे। यह अंटार्कटिका है। अपनी बर्फ की क्षमताओं के कारण वैलेरी को बर्फ वाली जगहों पर बहुत सहज महसूस होता था, इसलिए वह पहले भी कई बार अंटार्कटिका आ चुकी थी। इसलिए जैसे ही उसने अपने आसपास के दृश्य देखे, उसने तुरंत अपनी वर्तमान स्थिति को पहचान लिया। यह महसूस करने के बाद कि वह अंटार्कटिका में है, वह और भी अधिक उदास हो गई, और भी ज्यादा हैरान इसलिए क्योंकि उसे ये भी नहीं पता था कि इवान उसे यहाँ कैसे लाया है। जैसे ही वैलेरी अचानक अंटार्कटिका में लाए जाने के सदमे से उबर रही थी, एक शक्तिशाली जानलेवा आभा ने उसके आसपास के वातावरण को भर दिया। उसे लगा कि उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई है और उसके आसपास का वातावरण भारी हो गया है, जिससे उसे ठीक से सांस लेने में मुश्किल हो रही है। एक रोबोट की तरह उसने अपनी गर्दन को अकड़कर घुमाया और देखा कि इवान उसे ठंडी आंखों से देख रहा है। चूंकि तुम इस दुनिया से नहीं हो, इसलिए तुम्हें जिंदा रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर भेज देता हूँ। उसने उसकी ठंडी आवाज़ सुनी और उसके हाथ की एक लहर के साथ एक तेज अर्धचंद्राकार हवा का ब्लेड उसकी ओर बढ़ा, जिससे उसे अपनी आसन मृत्यु का आभास हुआ। अध्याय 1073 अजरोत, तुम कमीने। भाग 1। तीक्ष्ण अर्धचंद्राकार पवन स्लैश ने आसपास के क्षेत्र को चीरते हुए विकृत स्थान का एक निशान पीछे छोड़ते हुए सीधे वैलेरी के सिर की ओर बढ़ा। अपने आसन विनाश की भावना को महसूस करते हुए वैलेरी की आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं और उसके शरीर के भीतर का मानस फट गया। हालांकि इवान द्वारा छोड़े जा रहे हत्या के इरादे के कारण उसका शरीर भारी लग रहा था, फिर भी उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, जिससे उसके शरीर से बर्फ की ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ। क्योंकि वे अंटार्कटिका में थे, जो ठंडी ऊर्जा से भरा हुआ था, वैलेरी द्वारा छोड़ी गई बर्फ की शक्ति उसके सामान्य पूर्ण विस्फोट से भी अधिक भयानक थी, जो लगभग शुरुआती स्तर के रैंक 1 कोर रिवॉल्वर की सीमा तक पहुंच गई थी। जैसे ही तीक्ष्ण अर्धचंद्राकार पवन ब्लेड वैलेरी द्वारा छोड़ी गई ठंडी ऊर्जा के संपर्क में आया, इसकी गति धीमी हो गई और बर्फ की एक पतली परत से ढकने लगी। हवा के ब्लेड की धीमी गति का लाभ उठाते हुए वैलेरी ने मुश्किल से उसे चकमा देते हुए एक तरफ कदम बढ़ाया। उसी समय एक चांदी सफेद आभा ने उसके शरीर को ढक लिया और इवान के पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी। दहाड़, एक विशाल जानवर की दहाड़ के साथ इवान के पैरों के नीचे की जमीन ढह गई और अगले ही पल शुद्ध सफेद बर्फ से बनी और लगभग 10 मीटर लंबी 8 पैरों वाली मकड़ी जमीन से बाहर निकली, अपने 8 तेज भाले जैसे पैरों से इवान को छलनी करने की कोशिश कर रही थी। इवान ने अपनी भौं उठाई जब उसने मकड़ी को अपनी ओर आते देखा, क्योंकि हालांकि यह वैलेरी के कौशल से बनी एक वस्तु थी, लेकिन वह उसमें से जीवन की एक हल्की सांस महसूस कर सकता था, जिसने उसे चौंका दिया क्योंकि वह तुरंत बता सकता था कि मकड़ी के शरीर में कोई आत्मा नहीं थी। इसलिए वह समझ नहीं पाया कि एक कौशल द्वारा बनाई गई वस्तु जिसमें कोई आत्मा नहीं है, वह जीवन की सांस कैसे छोड़ सकती है जैसे कि वह जीवित हो। क्या यह मोनाक कोरकीफी की आभा से संबंधित है जिसे मैंने पहले उसमें महसूस किया था? उसने मन ही मन सोचा और जैसे ही मकड़ी के पैर उसे छेदने वाले थे, वह उस जगह से गायब हो गया और मकड़ी के सिर के ठीक ऊपर फिर से प्रकट हुआ। अच्छा नहीं, वैलेरी की अभिव्यक्ति बदल गई जब इवान अचानक मकड़ी के ऊपर दिखाई दिया और वह चाहती थी कि वह बर्फीली जमीन में वापस चली जाए, लेकिन मकड़ी के हिलने से पहले टैप, इवान ने हल्के से अपना पैर मकड़ी के सिर के ऊपर रखा और अगले ही सेकंड में क्रैक क्रैक क्रैक, बर्फीली मकड़ी के शरीर में गहरी दरारें फैलने लगीं और धमाका, एक धमाकेदार आवाज के साथ मकड़ी बर्फ के टुकड़ों में फट गई जो चमकते सितारों की तरह चारों ओर उड़ गए। लेकिन अचानक बर्फ के सभी उड़ते हुए टुकड़े हवा में ही रुक गए क्योंकि वैलेरी के शरीर से बड़ी मात्रा में मैना बाहर निकल आया। सिश, आसपास की हवा तेज हो गई और तुरंत एक बर्फीले बवंडर में बदल गई जिसने इवान को अपनी चपेट में ले लिया। बर्फ के मकड़ी के विनाश के बाद दिखाई देने वाले बर्फ के तीखे टुकड़े बर्फीले बवंडर के अंदर घुस गए और उसके साथ तीखे चाकू की तरह घूमने लगे। उनके आसपास की जगह से ऐसी फटने की आवाज निकली मानो वह तेज बवंडर के कारण फटने के कगार पर हो और तापमान, जो पहले से ही बहुत कम था, तेजी से गिरकर लगभग -200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।
एक पल में शुद्ध चांदी सफ़ेद बर्फ की एक बहुत मोटी परत ने 15 किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र को ढक लिया। वैलेरी ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ लगभग 50 मीटर चौड़े बर्फीले बवंडर को देखा। उसकी हरी आंखें ठंडी रोशनी से चमक रही थीं। जैसे ही वैलेरी बवंडर को एक गंभीर भाव के साथ देख रही थी, ये सोचकर कि क्या उसने इवान से सफलतापूर्वक निपटा है, उसकी पुतलियां सुई के आकार की हो गईं। धमाका! अचानक एक धमाकेदार आवाज आसपास के वातावरण में गूंज उठी और हवा के तत्व से भरी एक गहरी हरी रोशनी आसमान से ड्रैगन के खुले मुंह की तरह उतरी, जिसने इवान को घेरने वाले बर्फीले बवंडर को तुरंत कुचल दिया। जब बर्फ का बवंडर पूरी तरह से नष्ट हो गया तो वैलेरी के चेहरे पर एक सदमे की झलक दिखाई दी, क्योंकि उसने देखा कि इवान उसी जगह पर खड़ा था जहां वह बवंडर की चपेट में आने से पहले था और उसके शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं था। ये कैसे संभव है? वैलेरी ने चौंकते हुए कहा। वह ये विश्वास नहीं करना चाहती थी कि उसके हमले का सामना करने के बाद भी वह अभी भी सुरक्षित है। क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? इवान ने सहज स्वर में पूछा और अपनी उंगलियों के इशारे से बर्फीले बवंडर के विनाश के कारण आसपास की ठंडी हवा के झोंके से उड़ गई। वैलेरी ने जवाब में कुछ नहीं कहा और ठंडी आंखों से उसे देखा। एक पल की चुप्पी के बाद उसने अपना मुंह खोला और धीमी आवाज में पूछा, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? वैलेरी की आवाज सुनकर इवान ठंडे स्वर में मुस्कुराया और इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, धमाका! वह उसके सामने आया और उसके पेट पर एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे उसके शरीर से सारी हवा निकल गई। क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया था? मैं तुम्हें मार रहा हूं क्योंकि तुम इस दुनिया से नहीं हो। उसने इवान की उदासीन आवाज सुनी और घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखें खुली हुई थीं। तारांकन खांसी NO12BN.C ओम। शक्तिशाली मुक्का लगने के कारण वैलेरी को लगातार खून की खांसी आ रही थी और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। तुम सिर्फ इसलिए कि मैं इस दुनिया से नहीं हूं तुम मुझे मारना चाहते हो? वैलेरी ने घृणा भरी आवाज में पूछा और उसकी आंखें गुस्से से चमक उठीं। इवान ने वैलेरी की गुस्से से भरी आंखों में देखा और मुस्कुराया। क्या तुम नाराज हो? उसने पूछा और उसके बाल पकड़ लिए। बहुत बुरा है कि तुम कुछ नहीं कर सकती क्योंकि तुम बहुत कमजोर हो। जैसे ही इवान ने बोलना समाप्त किया, उसके हाथ में हवा के तत्व से बना एक तेज ब्लेड दिखाई दिया। अलविदा, उसने हल्की आवाज में कहा और हवा के ब्लेड को घुमाया, उसका सिर काटने का इरादा किया। हवा के ब्लेड को अपनी ओर आते देख वैलेरी की आंखें चौंककर चौड़ी हो गईं। लेकिन जैसे ही हवा का ब्लेड उस पर वार करने वाला था, स्विश! उसके शरीर से एक शक्तिशाली चांदी की आभा फूट पड़ी और उसकी हरी आंखें चांदी की हो गईं। उसका पहले से हैरान चेहरा बेहद ठंडा हो गया और उसके अंदर से एक शक्तिशाली बर्फ की ऊर्जा फूट पड़ी, जिसने सैकड़ों किलोमीटर के भीतर सब कुछ तुरंत जमा दिया। शक्तिशाली ठंडी ऊर्जा को महसूस करते हुए और वैलेरी के चेहरे पर आए बदलाव को देखते हुए इवान के होंठ ऊपर की ओर उठे और एक काली सुनहरी रोशनी, एक विनाशकारी आभा उत्सर्जित करते हुए उसके दाहिने हाथ में चमक उठी। तो तुमने आखिरकार आने का फैसला कर लिया। अध्याय 1074 एजरोथ, तुम कमीने। भाग 2। तो तुमने आखिरकार आने का फैसला कर लिया, इवान ने अपने चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव के साथ कहा, जब उसके दाहिने हाथ में एक भयानक काली सुनहरी रोशनी चमकी। एलोरा, जो बेस सिटी 5 में थी, ने अचानक अपने मुंह में पॉपकॉर्न भरना बंद कर दिया और कमरे से गायब हो गई। जैसे ही इवान के हाथ में काली सुनहरी रोशनी चमकी, वैलेरी की ठंडी चांदी जैसी आंखों में भय और अविश्वास की झलक दिखाई दी और वह तुरंत उससे दूर कूद गई, उसे ऐसे देखते हुए जैसे उसने अभी अभी कोई भूत देखा हो। यह आभा, ये कैसे संभव है? वैलेरी ने कांपती हुई आवाज में बड़बड़ाया, क्योंकि उसके शरीर से निकलने वाली ठंडी ऊर्जा अराजक हो गई थी। इवान ने वैलेरी की असामान्य प्रतिक्रिया को देखकर एक भान उठाए और अगले ही सेकंड में सुनहरे प्रकाश से ढका एक जेट ब्लैक हालबर्ड, जो विनाश की एक भयानक आभा उत्सर्जित करता था, उसके दाहिने हाथ में दिखाई दिया। क्रैक क्रैक रंबल! विनाश के हलबर्ड की उपस्थिति मात्र से ही सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में जगह टूटने लगी। अंटार्कटिका को ढकने वाली बर्फ ढह गई और ठंडा समुद्री पानी हिलने लगा। ठंडे समुद्री पानी में रहने वाले राक्षस घबरा गए और इवान और वैलेरी की जगह से जितना संभव हो सके उतनी दूर भागने लगे। इवान ने इन घटनाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया और जैसे ही हथियार उसके हाथ में आया, उसने तुरंत अपनी आदिम छाया ऊर्जा को विनाश के हलबर्ड में प्रवाहित करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसकी आदिम छाया ऊर्जा हलबर्ड में प्रवाहित हुई, उसके सिरे पर एक छोटा काला भंवर बनने लगा, जिससे आत्मा को झकझोर देने वाली आभा निकलने लगी। तुम्हारे पास ये घृणित हथियार क्यों है? वैलेरी ने विनाश के हलबर्ड को देखकर भयभीत स्वर में चिल्लाया और ठंडी ऊर्जा का विस्फोट, जो एक सामान्य शुरुआती स्तर के रैंक 2 को रिवॉल्वर को भी खतरे में डालने के लिए पर्याप्त था, उसके शरीर से फूट पड़ा, आसपास के स्थान को जमा दिया और सुनामी की तरह इवान की ओर भागा। वैलेरी की बात सुनकर इवान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, लेकिन उसने अपनी ऊर्जा हलबर्ड में प्रवाहित करना बंद नहीं किया। जहां तक सुनामी की तरह उसकी ओर भागी ठंडी ऊर्जा की बात है, उसने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि जिस क्षण भयानक ठंडी ऊर्जा उसके 1 मीटर के दायरे में प्रवेश करती है, विनाश का हलबर्ड सुनहरी रोशनी से चमक उठता है,
और विनाशकारी ऊर्जा की एक लहर बाहर की ओर बहती है, जिससे उसकी ओर भाग रही ठंडी ऊर्जा तुरंत खत्म हो जाती है। जिस क्षण विनाश के हल्बर्ट द्वारा ठंडी ऊर्जा को खत्म किया गया, इवान की आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी और उसने हल्बर्ट की नोक को वैलेरी की ओर इशारा किया। सोल स्लेयर वॉर आर्ट्स फर्स्ट फॉर्म। नहीं नहीं नहीं, आप मेरे साथ ऐसा दोबारा नहीं कर सकते। तुम हमेशा मुझे क्यों सताते रहते हो? वैलेरी अचानक पागल औरत की तरह चीखी और उसके शरीर से निकलने वाली ठंडी आभा इतनी तीव्र हो गई कि उसने लगभग पूरे अंटार्कटिक महाद्वीप को घेर लिया, यहाँ तक कि अन्य क्षेत्रों में भी फैल गई। इवान ने वैलेरी की बंशी जैसी चीख को अनदेखा किया और अपनी एक उंगली से हल्बर्ट को थपथपाया, जो आदिम छाया ऊर्जा से चमक रहा था। खोई हुई आत्माओं का भंवर। धमाका। जिस क्षण इवान ने कहा, हल्बर्ट की नोक पर घूमता हुआ छोटा भंवर गोली की तरह वैलेरी की ओर बढ़ा। जैसे ही आत्मा को झकझोर देने वाली आभा छोड़ने वाला छोटा काला भंवर हल्बर्ट समूह से बाहर निकला, पूरा अंटार्कटिक परिदृश्य अपना रंग खो बैठा, मानो किसी ब्लैक होल में समा गया हो। वैलेरी के विस्फोट के कारण आसपास के वातावरण में व्याप्त ठंडी आभा गायब हो गई और दुनिया में अजीब तरह से सन्नाटा छा गया। छोटे काले भंवर की आत्मा को चीर देने वाली शक्ति को महसूस करके वैलेरी भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे एक अदृश्य शक्ति का एहसास हुआ, उसे जकड़ लिया, जिससे उसका बच पाना असंभव हो गया। छोटे भंवर ने वैलेरी को सीधे उसकी छाती पर मारा, जहां उसका कोर स्थित था, और उसके शरीर में धंस गया। जैसे ही भंवर उसके शरीर में घुसा, महाद्वीप को ढंकने वाला अंधेरा गायब हो गया और अंटार्कटिका का बर्फ सफेद परिदृश्य सामान्य हो गया। एक पल के लिए वैलेरी की आंखें खोखली हो गईं क्योंकि भंवर उसके अंदर समा गया, लेकिन कुछ सेकंड बाद आहा! चांदी के सफेद बालों वाली महिला दर्द से चीखी और उसकी चांदी की आंखें अपने पिछले हरे रंग में वापस आ गईं। वह जो भयानक ठंडी आभा छोड़ रही थी, वह समाप्त हो गई और वह तुरंत बेहोश हो गई। उसी समय स्विश, वैलेरी के शरीर से एक काला भंवर निकला और विनाश के उस पड़ाव की ओर बढ़ा जिसे इवान पकड़े हुए था। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मुझे जाने दो, कमीने। जैसे ही भंवर पड़ा, इवान ने एक महिला की घृणा भरी चीख सुनी। हालांकि यह भंवर विनाश के हल्बर्ट की शक्ति का निर्माण था, फिर भी वह अंदर फंसी आत्मा द्वारा जारी की जा रही भयानक ठंडी ऊर्जा को महसूस कर सकता था। हालांकि इवान महिला की घृणा भरी आवाज सुन सकता था, लेकिन ये स्पष्ट था कि वह हल्बर्ट की शक्ति से मुक्त नहीं हो सकती थी, इसलिए उसने खुद को इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं की और भंवर को अवशोषित करने के लिए हल्बर्ट को आगे बढ़ाया। जैसे ही इवान ने हल्बर्ट को आगे बढ़ाया, भंवर के भीतर फंसी आत्मा को अपने आसन विनाश का आभास हुआ और वह उग्र रूप से संघर्ष करने लगी। छोटा काला भंवर हिलने लगा और आसपास के स्थान को जमा देने वाली ठंडी ऊर्जा उसमें से रिसने लगी। इवान ये देखकर दंग रह गया, उसे उम्मीद नहीं थी कि खोई हुई आत्माओं के भंवर में फंसी आत्मा अभी भी इतनी भयानक शक्ति जारी करेगी, और इस आत्मा के बारे में उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। अपना व्यर्थ संघर्ष बंद करो, बूढ़ी डायन और मेरी बेटी द्वारा निगल ली जाओ। हालांकि इवान आत्मा की शक्ति से आश्चर्यचकित था, लेकिन उसने बहुत ज्यादा परवाह नहीं की और भी ज्यादा आदिम छाया ऊर्जा को हल्बर्ट में डाल दिया। व्रज, विनाश का हल्बर्ट आदिम छाया ऊर्जा की बड़ी मात्रा प्राप्त करने पर थोड़ा हिल गया और विनाश की ऊर्जा से भरी सुनहरी रोशनी की किरण को बाहर निकाल दिया, जो छोटे भंवर में घुस गई। जिस क्षण प्रकाश की सुनहरी किरण भंवर में प्रवेश करती है, उसका संघर्ष बंद हो जाता है और वह हल्बर्ट में समाहित होने लगती है। आहा! अजरोथ, तुम कमीने, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी, आत्मा अचानक चिल्लाई, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, हल्बर्ट ने उसे पूरी तरह से निगल लिया। हालांकि इवान, जिसने आत्मा की चीख सुनी थी, वह स्तब्ध रह गया, उसकी आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं। क्या उस बूढ़ी डायन ने अभी अजरोथ कहा? उसने चौंकते हुए स्वर में बड़बड़ाया और तुरंत एलोरा से बात की। अध्याय 1075। मुझे उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, भाग 1। इससे पहले जब इवान ने बेस सिटी 5 में वैलेरी को देखा तो उसने उसके कोर में कुछ असामान्यताएं देखीं। डैनियल की तरह उसका कोर भी एस जोर रैंक पर था, लेकिन डैनियल के कोर के विपरीत, जो अपनी शक्ति को एस रैंक से आगे बढ़ाने के लिए अपनी जीवन शक्ति का उपभोग कर रहा था, वैलेरी का कोर एक प्राकृतिक अवस्था में था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके कोर की रैंक को एस रैंक से आगे बढ़ा दिया है, लेकिन इस परिवर्तन ने उसे किसी भी तरह से नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं किया। शुरू में इवान ने जब ये देखा तो वह भ्रमित हो गया और समझ नहीं पाया कि वह डैनियल की तरह प्रभावित क्यों नहीं हुई, लेकिन जल्द ही उसने उसके कोर से निकलने वाले एक मोनाक कोर की एक फीकी आभा का पता लगाया। आभा बहुत फीकी थी, जैसे कि मोनाक कोर में पूरी तरह से विकसित होने के लिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण कमी थी, लेकिन इस फीकी आभा ने भी उसके कोर की सीमा को एस रैंक से आगे बढ़ा दिया था। डैनियल का कोर लगातार अपनी जीवन शक्ति को अवशोषित कर रहा था ताकि उसके कोर की रैंक एस से आगे बनी रहे। इसका कारण पृथ्वी पर विश्वसार की कमी थी। विश्वसार के बिना किसी कोर के लिए एस रैंक को पार करना असंभव है। हालांकि चूंकि किसी ने डैनियल और अन्य शिकारियों के कोर की रैंक को जबरदस्ती एस से आगे बढ़ा दिया था, इसलिए उनके कोर ने विश्वसार की कमी की भरपाई के लिए उनकी जीवन शक्ति को अवशोषित करना शुरू कर दिया।
वैलेरी के मामले में उसके कोर ने उसकी जीवन शक्ति को अवशोषित नहीं किया, क्योंकि मोनार्क कोर की फीकी आभा ने उसके कोर की शक्ति को इस हद तक बढ़ा दिया था कि विश्वसार के बिना भी केवल मैना का उपयोग करके उसका कोर एस जोड़ रैंक पर अपनी शक्ति के स्तर को बनाए रखने में सक्षम था। हालांकि इवान वैलेरी के कोर में मोनार्क कोर की आभा को महसूस करके हैरान था, लेकिन उसके पास इस पर विचार करने का समय नहीं था, क्योंकि आभा को नोटिस करने के तुरंत बाद उसने उसके कोर के अंदर छिपी एक आत्मा की एक स्ट्रैंड की खोज की। इसके अलावा यह आत्मा स्ट्रैंड अजीब तरह से परिचित लग रहा था। इसने उसे उस भावना की याद दिला दी जो उसे तब हुई थी जब वह प्राचीन के मकबरे में था और अपनी आत्मा के स्थान में एजरोथ की आत्मा के धागे का सामना कर रहा था। बेशक इन आत्मा के धागों के बीच शक्ति के स्तर की तुलना बहुत बड़ी थी। एजरोथ की आत्मा का धागा एक विशाल महासागर की तरह था, जबकि वैलेरी के भीतर की आत्मा का धागा सड़क के किनारे पानी के एक छोटे से पोखर की तरह था। आत्मा के धागे को देखने पर इवान को एहसास हुआ कि हालांकि वैलेरी का कोर उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, लेकिन यह आत्मा का धागा वास्तव में धीरे धीरे उसकी आत्मा की शक्ति और मन को अवशोषित कर रहा था। अगर यह केवल मन होता तो यह कोई समस्या नहीं होती, लेकिन आत्मा का धागा धीरे धीरे वैलेरी की आत्मा की शक्ति को अवशोषित कर रहा था, धीरे धीरे उसकी आत्मा को खा रहा था और उसकी इच्छा को अपनी इच्छा से बदल रहा था। अगर आत्मा का धागा वैलेरी की सारी आत्मा शक्ति को सफलतापूर्वक खा जाता तो वह उसके शरीर पर कब्जा करने और उसकी आत्मा को बदलने में सफल हो जाता। वैलेरी के रूप रंग में आए बदलाव भी उस आत्मा के धागे से संबंधित थे। उसके मूल हल्के नीले बाल चांदी सफेद हो गए थे और आत्मा के धागे के प्रभाव के कारण उसकी अभिव्यक्तियां बर्फ की तरह ठंडी थीं, जो धीरे धीरे उसके शरीर पर नियंत्रण कर रही थी। शुरू में जब इवान ने आत्मा के धागे को देखा तो उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके इसे नष्ट करने के बारे में सोचा, लेकिन उसने खुद को रोक लिया क्योंकि आत्मा का धागा वैलेरी के कोर के अंदर था और यह संभव था कि खतरे को भांपते हुए उसने उसके कोर को नष्ट कर दिया हो। इसलिए वैलेरी के कोर से आत्मा के धागे को बाहर निकालने के लिए इवान उसे बेस सिटी 5 से बहुत दूर ले आया, जहां कोई भी नहीं था, और उसके प्रति अपनी हत्या की मंशा प्रदर्शित की। चूंकि आत्मा का धागा धीरे धीरे वैलेरी की शक्ति को खा रहा था, इवान को यकीन था कि यह महसूस करने पर कि वह उस व्यक्ति को मारने वाला है जिसके शरीर पर वह कब्जा करना चाहता था, वह निश्चित रूप से प्रतिक्रिया करेगा। और जैसा कि उसने उम्मीद की थी, जिस क्षण वह वैलेरी को मारने वाला था, आत्मा का धागा कोर से निकल गया और वैलेरी के शरीर पर अपनी आत्मा शक्ति को अवशोषित करने के बाद प्राप्त नियंत्रण का उपयोग करके उसे हराने की कोशिश की। इवान उस समय आत्मा स्ट्रैंड की शक्ति के पूर्ण विस्फोट से वास्तव में आश्चर्यचकित था, क्योंकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह एक ऐसी शक्ति को मुक्त करेगा जो शुरुआती स्तर के रैंक 2 कोर रिवॉल्वर के लिए भी खतरनाक थी। नोव एल बी JNN। इसकी शक्ति को देखने के बाद इवान ने अनुमान लगाया कि जिस महिला का आत्मा स्ट्रैंड वैलेरी के शरीर में था वह अपने चरम पर काफी भयानक रही होगी, शायद वह रैंक 6 के चरम पर रही होगी। हालांकि वह समझ नहीं पाया कि वैलेरी के कोर में ऐसा आत्मा स्ट्रैंड कैसे दिखाई दिया, लेकिन फिलहाल वह इस मामले की परवाह नहीं कर सकता था, क्योंकि वह वर्तमान में एलोरा के साथ उन अंतिम शब्दों के बारे में संवाद कर रहा था जो आत्मा स्ट्रैंड ने विनाश के हल्बर्ट द्वारा निगले जाने से पहले कहे थे। एलोरा, उसकी आत्मा को परिष्कृत मत करो, इवान ने तुरंत एलोरा से कहा जब आत्मा स्ट्रैंड उसके द्वारा अवशोषित हो गई थी। हो, एलोरा चौंक गई जब उसने इवान की बात सुनी और उसकी घबराई हुई आवाज उसके सिर के अंदर गूंज उठी। पिताजी, वह आत्मा गायब हो गई। गायब हो गई। इवान ने एलोरा की बात सुनकर भौहें उठाईं, लेकिन जल्द ही उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। क्या यह इसलिए था क्योंकि यह सिर्फ एक आत्मा का धागा था, पूरी आत्मा नहीं? उसने धीमी आवाज में पूछा। हाँ, उस आत्मा के धागे का स्रोत इस महिला से जुड़ा था, एलोरा ने कहा, और हल्बर्ट की नोक अपने आप वैलेरी की ओर इशारा कर रही थी। जिस क्षण इसे मैंने निगल लिया, इसने अपनी स्रोत शक्ति खो दी और शुद्ध ऊर्जा में बदल गई। एलोरा की बात सुनकर इवान चुप हो गया और जो कुछ हुआ था उसके बारे में सोचने लगा, क्योंकि घटनाएं उसके दिमाग में कौंध रही थीं। उस आत्मा के धागे की प्रतिक्रिया से ऐसा लगता है कि वह महिला एजरोथ को जानती थी और अतीत में उससे पिट भी चुकी थी। उसने अपने हाथों में हल्बर्ट को देखते हुए खुद से कहा, जब मैंने विनाश का हल्बर्ट निकाला तो उसने जो प्रतिक्रिया दिखाई वह भी सामान्य नहीं थी, मानो वह इसकी प्रकृति से वाकिफ थी और इससे बेहद डरती थी। जब इवान बोल रहा था तो उसकी नज़र वैलेरी की ओर गई, जो बर्फ के पहाड़ की चोटी पर बेहोश पड़ी थी। शायद ये गूंगी महिला उस आत्मा के धागे के बारे में कुछ जानती हो, उसने धीमी आवाज में कहा और उसकी ओर चल दिया। अध्याय 1076। मुझे उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, भाग 2। लियोन ने होलोग्राफिक स्क्रीन पर चमकते बिंदु को मृत आंखों से देखा, यह नहीं जानते हुए कि क्या कहना है। क्या कमरे का माहौल अच्छा नहीं था, इसलिए उसने अंटार्कटिका जाने का फैसला किया। उसने अपने चेहरे पर एक अवाक भाव के साथ बड़बड़ाया। साथ ही वह कुछ हद तक भयभीत भी था, क्योंकि जब वह इवान को देखने के लिए वापस गया तो उसने पाया कि वैलेरी भी गायब थी। इसका मतलब था कि न केवल इवान कुछ ही सेकंड में अंटार्कटिका पहुंच गया था, बल्कि वह वैलेरी को भी अपने साथ ले गया था। किसी व्यक्ति के साथ एक पल में हजारों किलोमीटर चलने की कल्पना से ही उसके सिर में झुनझुनी होने लगी। वह किस तरह का राक्षस है?
उसने आह भरते हुए कहा और अपना सिर हिलाया। लेकिन जल्द ही उसके चेहरे पर एक उलझन भरी नज़र दिखाई दी, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि वे मिलने के कुछ ही मिनटों बाद अंटार्कटिका क्यों चले गए। क्या ऐसा हो सकता है कि उस बर्फीली महिला ने उसे परेशान किया और वह उसे वहां ले गया ताकि उसे बर्फ के नीचे 100 मीटर तक दफना दे? लियोन ने अपने चेहरे पर एक अजीब नज़र के साथ कहा, लेकिन जल्द ही उसने अपने दिमाग से इस विचार को मिटा दिया। NOWELL-BEAK-JAN.COM। हालांकि वैलेरी अजीब थी, लेकिन उसे विश्वास था कि वह इस मामले को गड़बड़ नहीं करेगी। हालांकि उसका यह विश्वास कि वैलेरी चीज़ों को गड़बड़ नहीं करेगी तब टूट गया जब उसे अपने अधीनस्थ से एक संदेश मिला, जिसमें उसे किले के कमांड रूम में जल्दी आने के लिए कहा गया था। जब लियोन कमांड रूम में पहुंचा तो निगरानी के लिए जिम्मेदार शिकारियों में से एक ने उसे बताया कि उपग्रह ने अंटार्कटिक महाद्वीप से आने वाली शक्तिशाली ऊर्जा तरंगों को देखा था जो एस रैंक से परे थीं। अरे, वह वाकई उस बर्फीली औरत को 100 मीटर नीचे जमीन में दफनाना चाहता है, लियोन ने शाप दिया जब उसने ऊर्जा रडार को देखा जो उपग्रह से संकेत प्राप्त कर रहा था और जोर से हिल रहा था, जैसे कि वह किसी भी क्षण टूट जाएगा, क्योंकि वह उपग्रह से आने वाली ऊर्जा तरंगों को मापने में सक्षम नहीं था। ये सिर्फ बेस सिटी 5 के रडार की ही बात नहीं थी, दूसरे शहरों के रडार भी इसी स्थिति में थे। आमतौर पर एक भी घटना सभी उच्च स्तरीय शिकारियों को सचेत नहीं करती, लेकिन अंटार्कटिका से आने वाली ऊर्जा तरंगें चार्ट से बाहर थीं, इसलिए उपग्रह को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार सुपरकंप्यूटर ने सभी उच्च स्तरीय शिकारियों को सचेत करने के लिए तुरंत सभी शहरों को एक संकेत भेजा। क्या हम देख सकते हैं कि वहां क्या हो रहा है? लियोन ने उस शिकारी से पूछा जो रडार को संभाल रहा था, ताकि उच्च ऊर्जा रीडिंग के कारण ये फट न जाए। लियोन की बात सुनकर शिकारी ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। वर्तमान में ऊर्जा तरंगों के कारण पूरे अंटार्कटिक महाद्वीप में मान बहुत उथल पुथल में है और उपग्रह वहां क्या हो रहा है उसे कैप्चर नहीं कर सकता है। शिकारी की बात सुनकर लियोन का दिल बैठ गया और उसका चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। अगर उस बर्फीली औरत को कुछ हो गया तो वे लोग निश्चित रूप से मुझे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि मैंने ही उन्हें उस आदमी से मिलने के लिए कहा था। लियोन ने धीमी आवाज में शाप दिया और तुरंत साइमन को एक संदेश भेजा, जिसमें बताया कि अंटार्कटिका में लड़ने वाले लोग वैलेरी और इवान थे। जब साइमन को लियोन का संदेश मिला तो वह हैरान रह गया और तुरंत उससे संपर्क किया। अरे, तुम मजाक कर रहे हो, है न? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास मजाक करने का समय है? मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन मैंने उन्हें कुछ मिनटों के लिए अकेला छोड़ दिया और इससे पहले कि मैं देख पाता वे पहले से ही अंटार्कटिका में थे। लियोन ने अपनी भौहें रगड़ते हुए साइमन से कहा, तुमने उल्लेख किया कि रे के पास एक शक्तिशाली स्थानिक कौशल हो सकता है, इसलिए उसने वैलेरी को अंटार्कटिका ले जाने के लिए अपने कौशल का उपयोग किया होगा, साइमन ने गहरी आवाज में कहा। मुझे पता है, लेकिन सवाल यह है कि अब हमें क्या करना चाहिए? उस बर्फीली औरत के व्यक्तित्व को जानते हुए मुझे लगता है कि वह उसे अंटार्कटिका ले गया और उसे 100 फीट बर्फ के नीचे दफना दिया। अच्छा, साइमन लियोन की बात सुनकर अवाक रह गया और उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। 1 मिनट की चुप्पी के बाद उसने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, बेस सिटी 3 उनके स्थान के सबसे करीब है। इसके अलावा मुझे अभी जानकारी मिली है कि फेलिक्स भी वहां है। उस आदमी के व्यक्तित्व को जानते हुए वह लड़ाई वाले स्थान की ओर जा रहा होगा, इसलिए हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि वह उन्हें रोकने में सक्षम होगा। वह आदमी वैलेरी को भी नहीं हरा सकता और तुम उम्मीद करते हो कि वह उन्हें रोक सकता है? लियोन ने अवाक स्वर में पूछा। उसे लगा कि साइमन का दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। हालांकि वह आदमी उसके जितना मजबूत नहीं है, अगर वह वैलेरी के साथ मिलकर काम करता है तो इस बात की थोड़ी संभावना है कि वे उस आदमी को रोक सकें, इससे पहले कि दूसरे शिकारी वहां मदद के लिए पहुंचें। साइमन की बात सुनकर लियोन चुप हो गया। एक पल के बाद उसने अपना माथा रगड़ा और धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वे दोनों उसे रोक सकते हैं? ठीक है। साइमन, जो एक कुर्सी पर बैठा था, ने अपने सामने लगे रडार को देखा जो अंटार्कटिका से आने वाली ऊर्जा तरंगों की शक्ति को चार्ट से बाहर दिखा रहा था, और उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे पहले से ही जवाब पता था। यह आदमी कौन है? मुझे लगता है कि वह उस भारी भरकम कमीने से भी ज्यादा शक्तिशाली है। भारी भरकम आदमी का जिक्र मत करो। मुझे लगता है कि अगर सभी एस-जोर रैंक के शिकारी एक साथ भी आ जाएं, तो भी वे उसे हरा नहीं पाएंगे, लियोन ने आह भरते हुए कहा, उस दृश्य को याद करते हुए जब इवान ने अपनी उंगली के एक झटके से जगह को चीर दिया था। क्या आपको लगता है कि वह उस आदमी से संबंधित है? साइमन ने अचानक गंभीर स्वर में पूछा। लियोन को साइमन की बात सुनकर भ्रम हुआ, लेकिन जल्द ही उसके दिमाग में एक आकृति आई और वह अनिश्चित स्वर में बोला, मुझे ऐसा नहीं लगता। भले ही वह आदमी थोड़ा अजीब है और उसके इरादे अज्ञात हैं, लेकिन अगर वह कुछ करने की योजना बनाता है तो वह हमेशा हमें पहले से सूचित करता है। अगर यह आदमी रे वास्तव में उससे संबंधित होता तो वह हमें पहले ही सूचित कर देता। तुम सही हो, साइमन ने आह भरते हुए अपना सिर हिलाया। चलो थोड़ी देर प्रतीक्षा करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है।
अगर कुछ गलत भी हुआ तो मुझे यकीन है कि वह आदमी निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा क्योंकि वह एसजोर रैंक के शिकारी को मरने नहीं देगा, उसने कहा और कॉल समाप्त कर दी। लियोन ने ऊर्जा रडा को देखा जो अभी भी हिल रहा था और एक बार फिर अपना सिर रगड़ा। मुझे उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। अध्याय 1077 आप इस दुनिया में कैसे आए भाग 1। उसकी आत्मा थोड़ी क्षतिग्रस्त है, इवान ने चेहरे पर एक शिकन के साथ कहा क्योंकि उसने वैलेरी के शरीर से अस्थिर आध्यात्मिक शक्ति उतार चढ़ाव महसूस किया। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसकी आत्मा भी अतीत में कुछ बार क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, वह आसानी से क्षतिग्रस्त आत्मा के आध्यात्मिक उतार चढ़ाव को समझ सकता था। इसके अलावा क्योंकि उसकी आदिम छाया ऊर्जा में आत्मा की वैचारिक ऊर्जा समाहित थी, इसलिए उसके लिए बिना अधिक प्रयास के उसकी क्षतिग्रस्त आत्मा का पता लगाना बहुत आसान था। एलोरा, वह आत्मा स्ट्रैंड ही थी जिसने उसकी आत्मा शक्ति को अवशोषित किया था। अब जब यह आपके द्वारा अवशोषित होने के बाद शुद्ध ऊर्जा में परिवर्तित हो गई है, तो क्या आप वैलेरी की आत्मा शक्ति को उस आत्मा स्ट्रैंड से अलग कर सकते हैं और उसकी आत्मा को ठीक करने के लिए उसकी शक्ति को वापस उसके पास भेज सकते हैं? जैसे ही इवान ने कहा, उसके हाथ में पकड़ा हुआ काला काला हलबर्ट गायब हो गया और उसकी जगह पन्ना हरी आंखों वाली एक छोटी लाल बालों वाली लड़की, प्रसिद्ध पीले बालों वाले निंजा गारुतो के डिजाइन वाली छोटी आस्तीन वाली नारंगी टी शर्ट और काली जीन्स पहने हुए उसके बगल में दिखाई दी। एलोरा ने अपना एक हाथ वैलेरी के सिर के ऊपर रखा और एक पल के बाद उसने अपना सिर हिला दिया। माफ करना पिताजी, मैं ऊर्जा को अलग नहीं कर सकती और उसे उसकी मूल आत्मा शक्ति वापस नहीं दे सकती, उसने अपने चेहरे पर निराशा के भाव के साथ कहा क्योंकि वह अभी अवशोषित की गई ऊर्जा को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम नहीं थी। एलोरा की निराश अभिव्यक्ति को देखकर इवान ने धीरे से उसका हाथ थपथपाया और मुस्कुराया। कोई बात नहीं स्वीटी, तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि यह हलबर्ट सिर्फ एक प्रतिकृति है। एक बार जब तुम मजबूत हो जाओगी तो तुम ऐसा कर पाओगी। एलोरा ने इवान की बात सुनकर सिर हिलाया और अपनी निराशा को दूर करने के लिए वापस आने पर और एनीमे देखने के बारे में सोचा। वैसे क्या उस आत्मा के धागे से ऊर्जा का कोई उपयोग है? इवान ने अचानक पूछा क्योंकि प्रिज्मीय अग्नि की सफ़ेद लौ उसके हाथ की हथेली में जल रही थी। हालांकि यह सिर्फ एक आत्मा का धागा था, लेकिन इससे निकलने वाली ऊर्जा बहुत शुद्ध थी। मैंने इसे उस बीस्टिकिन की आत्मा के साथ संग्रहित किया है जिसे मैंने पहले अवशोषित किया था। एलोरा ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। अब हमें बस कुछ और शक्तिशाली आत्माओं को इकट्ठा करने की ज़रूरत है और आप सोल स्लेयर वॉर आर्ट्स की दूसरी चाल का उपयोग करने में सक्षम होंगे। इवान को आश्चर्य हुआ जब उसने एलोरा की बात सुनी क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि सोल स्लेयर वॉर आर्ट्स की दूसरी चाल का उपयोग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा खगोलीय थी। ये सोचना कि वह सस्ती आत्मा मेरी इस तरह से मदद करेगी, इवान ने मन ही मन सोचा और अपने हाथ की एक लहर के साथ उसकी हथेली में जलती हुई सफ़ेद लौ ने वैलेरी के शरीर को घेर लिया। जैसे ही सफ़ेद लौ ने वैलेरी को घेर लिया, उसके पूरे शरीर में एक सुखद अनुभूति फैल गई और उसके भीतर अस्थिर आध्यात्मिक शक्ति के उतार चढ़ाव स्थिर होने लगे। प्रिज्मीय अग्नि की शक्ति इवान के स्वयं के विकास से जुड़ी हुई थी। वह जितना अधिक शक्तिशाली होता गया, प्रिज्मीय अग्नि उतनी ही अधिक शक्तिशाली होती गई। यद्यपि प्रिज्मीय अग्नि की सफ़ेद अग्नि आत्मा की चोट को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकती थी, फिर भी ये किसी घायल आत्मा वाले व्यक्ति के दर्द को कम करने और उसे ठीक करने में तेजी ला सकती थी। सफ़ेद अग्नि के सुखदायक प्रभाव के कारण बस 1 मिनट के भीतर वैलेरी की पलकें फड़क उठीं और उसने अपनी आंखें खोल दीं। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, उसके चेहरे पर थोड़ी उलझन की झलक दिखाई दी, लेकिन उसे तुरंत याद आ गया कि बेहोश होने से पहले क्या हुआ था और वह तुरंत अपने पैरों पर खड़ी हो गई। लेकिन जिस क्षण वह अपने पैरों पर खड़ी हुई, एक तेज दर्द जो उसकी आत्मा के भीतर से आ रहा था उसे लगा, जिससे वह फिर से जमीन पर गिर गई। वैलेरी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और दर्द को अनदेखा करने के लिए कुछ गहरी सांसें लीं, फिर अपने शरीर के चारों ओर जलती हुई सफ़ेद आग को देखा। हालांकि वह आग की लपटों में घिरी हुई थी, लेकिन उसे कोई गर्मी महसूस नहीं हुई। इसके बजाय वह समझ सकती थी कि सफ़ेद आग उसके दर्द को कम करने की कोशिश कर रही थी। यहाँ क्या हो रहा है? उसने उलझन भरी आवाज़ में बड़बड़ाया और इधर उधर देखा। जैसे ही उसने इधर उधर देखा और उसकी नज़र इवान पर पड़ी, उसके हाव भाव तुरंत बदल गए और उसने एक बार फिर खड़े होने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि वह हिल पाती, उसके चारों ओर हवा जम गई, जिससे उसके लिए अपना शरीर हिलाना असंभव हो गया। इधर उधर मत घूमो, नहीं तो तुम्हें फिर से आत्मा को चीर देने वाला दर्द महसूस होगा, इवान ने शांत स्वर में कहा। वैलेरी ने गुस्से से भरी आंखों से इवान को देखा और अपने दांत पीस लिए। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो अभी कर दो, तुम मुझे क्यों प्रताड़ित कर रहे हो? उसने ठंडी आवाज़ में पूछा, अपनी आत्मा से निकल रहे दर्द को नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हुए। तुम्हें मार डालूंगा। वैलेरी की बात सुनकर इवान ने अपनी आंखें घुमाईं। मिस, कृपया, क्या आपको लगता है कि अगर मैं आपको मारना चाहूं तो आप अभी भी जीवित रहेंगी? नखरे दिखाने के बजाय आपको पहले ये जांचना चाहिए कि आपको ये तेज दर्द क्यों महसूस हो रहा है।
वैलेरी को आश्चर्य हुआ जब उसने इवान की व्यंग्यात्मक आवाज़ सुनी और अचानक उसके दिमाग में कुछ कौंधा। उसने जल्दी से अपने अंदर झांका और उसकी आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं। वह कुतिया चली गई। उसने धीमी आवाज़ में कहा और तुरंत समझ गई कि इवान ने उस पर पहले हमला क्यों किया था। इवान ने वैलेरी के हैरान चेहरे को देखा और अपना सिर हिलाया। NOWELL-BE-IN.C जिस क्षण से उसने आत्मा के धागे को देखा, उसे पता था कि वैलेरी भी इसके अस्तित्व के बारे में जानती थी। किसी के लिए अपने अंदर रहने वाले आत्मा के धागे को न देखना असंभव था। लेकिन समस्या ये थी कि भले ही वह इसके अस्तित्व के बारे में जानती हो, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। हालांकि यह केवल एक आत्मा का धागा था, लेकिन इसकी आध्यात्मिक शक्ति अभी भी उससे अधिक थी, और अगर उसने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की तो आत्मा के धागे ने उसके कोर को गंभीर नुकसान पहुंचाया होगा। इस पूरे समय के दौरान वह अपनी आत्मा की शक्ति को नष्ट करने से रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हुए आत्मा के धागे को खत्म करने का तरीका खोजने की कोशिश कर रही थी। लेकिन चूंकि आत्मा के धागे की शक्ति उसकी शक्ति से अधिक थी, इसलिए वह इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती थी। क्या अब तुम शांत हो? इवान ने पूछा जब उसने देखा कि वैलेरी समझ गई है कि क्या हो रहा है। वैलेरी ने इवान की बात सुनकर अपना सिर उठाया और सिर हिलाया। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मैं उस आत्मा के धागे की वजह से वास्तव में चिंतित थी। कोई बात नहीं। वैलेरी की बात सुनकर इवान ने अपना हाथ हिलाया और उसका चेहरा गंभीर हो गया। अब जब तुम्हारी समस्या हल हो गई है तो मुझे बताओ, तुम इस दुनिया में कैसे आई? अध्याय 1078 तुम इस दुनिया में कैसे आई? भाग 2। मुझे पता है कि तुम अरोरा दुनिया से हो। मुझे बताओ, तुम यहाँ कैसे आई? इवान की बात सुनकर वैलेरी को आश्चर्य नहीं हुआ। उसने बेस सिटी 5 में पहले ही बता दिया था कि वह जानता था कि वह अरोरा दुनिया से है। हालांकि उसे आश्चर्य नहीं हुआ, फिर भी वह पूछने से खुद को नहीं रोक पाए। तुम अरोरा वर्ल्ड के बारे में कैसे जानती हो? मुझे मत बताओ कि तुम भी वहां से हो। ठीक है, तुम कह सकती हो कि मैं भी वहां से हूं। अब मुझे बताओ कि तुम यहाँ कैसे आए? इवान ने तुरंत अपनी असली पहचान नहीं बताई, क्योंकि वह पहले ये पुष्टि करना चाहता था कि वह यहाँ कैसे आए। वैलेरी ने इवान की बात सुनकर आह भरी और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, ये टॉवर ऑफ असेंशन की वजह से है। जब मैंने एस रैंक पर पहुंचने के बाद टॉवर ऑफ असेंशन का इस्तेमाल किया तो मैंने खुद को इस दुनिया में पाया। पहले तो मुझे कुछ भी अजीब नहीं लगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये दुनिया अरोरा वर्ल्ड से अलग नहीं है। एस जोर रैंक के अलावा, जो अरोरा वर्ल्ड में पावर लेवल से एक रैंक ऊपर है, इस दुनिया में कुछ भी खास नहीं है। टॉवर ऑफ असेंशन। वैलेरी की बात सुनकर इवान भौंचक्का रह गया। क्या आपको अरोरा वर्ल्ड में टॉवर ऑफ असेंशन में प्रवेश करने के बाद सीधे यहाँ भेजा गया था, या आपको वर्ल्ड डोमेन में टॉवर में प्रवेश करने के बाद यहाँ भेजा गया था? वर्ल्ड डोमेन। इवान की बात सुनकर वैलेरी के चेहरे पर उलझन की झलक दिखाई दी और उसने अपना सिर हिला दिया। मुझे उसी क्षण यहाँ भेजा गया था जब मैंने अरोरा वर्ल्ड में टॉवर में प्रवेश किया था। जैसा कि अपेक्षित था, इस वर्ल्ड डोमेन में निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है। वैलेरी की बात सुनकर इवान के चेहरे पर एक विचारशील भाव दिखाई दिया। अब तक वर्ल्ड डोमेन छोड़ने के बाद उसने सीडर, अलारिक, सिल्वन और अनास्तासिया जैसे कई लोगों से वर्ल्ड डोमेन के बारे में पूछा था, लेकिन किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था, जैसे कि यूटोपिया में कोई भी इस जगह के बारे में नहीं जानता था। अगर वर्ल्ड डोमेन से उसे टूटी हुई टाइम वॉच, गोलियां और अन्य चीजें नहीं मिलती, तो इवान को यह विश्वास होने लगता कि वर्ल्ड डोमेन जैसी कोई जगह नहीं है और वह उस समय मतिभ्रम कर रहा था। तो तुम यहाँ टॉवर ऑफ असेंशन के जरिए आए हो, है न? इवान ने समझ में सिर हिलाया और दूसरा सवाल पूछा, उस आत्मा के धागे के बारे में क्या? ये तुम्हारे अंदर कैसे आया? वैलेरी की आंखों में एक असहाय भाव चमक उठा जब उसने आत्मा के धागे का जिक्र किया, और उसने अपना सिर हिला दिया। मुझे यकीन नहीं है कि यह मेरे कोर में कैसे आया। टॉवर ऑफ असेंशन का इस्तेमाल करने से कुछ दिन पहले मुझे लगने लगा कि मेरे शरीर में कुछ गड़बड़ है, और यहाँ तक कि मेरे बालों का रंग भी बदलने लगा। जब तक मैंने टॉवर ऑफ असेंशन का इस्तेमाल नहीं किया और इस दुनिया में नहीं आया, तब तक मुझे पता नहीं चला कि मेरे कोर में एक आत्मा का धागा रहता है। तुम्हारा मतलब है कि यह आत्मा धागा टॉवर ऑफ असेंशन का इस्तेमाल करने से पहले ही तुम्हारे कोर में था? इवान ने अपने चेहरे पर एक हैरान करने वाली नज़र के साथ पूछा, क्योंकि यह सुनने के बाद कि वह टॉवर ऑफ असेंशन का इस्तेमाल करके यहाँ आए है, उसे लगा कि यह आत्मा धागा उसके शरीर में उस समय प्रवेश कर गया था जब उसने टॉवर का इस्तेमाल किया था। हाँ, हालांकि जब मैं अरोरा वर्ल्ड में था तो मुझे इस आत्मा धागे के बारे में पता नहीं था। मुझे यकीन है कि टॉवर ऑफ असेंशन का इस्तेमाल करने से पहले भी यह वहाँ था। वैलेरी की बात सुनकर इवान ने अपने चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ अपनी ठुड्डी को रगड़ा। क्या ये हो सकता है कि आत्मा का धागा किसी तरह से उसके शरीर से संबंधित था? आखिरकार, जहां तक मुझे याद है, अपने शरीर की शक्ति का उपयोग करने के बाद उसका रूप उस आत्मा के धागे के रूप से बहुत मिलता जुलता था। उसने वैलेरी की ओर देखा और उससे इसके बारे में पूछा, तुम्हारी काया आइस रीपर जैसी है न? क्या तुम्हें लगता है कि आत्मा का धागा उससे संबंधित था?
इवान वास्तव में उस आत्मा के धागे के बारे में और अधिक जानना चाहता था, क्योंकि यह स्पष्ट था कि आत्मा का धागा एजरोथ के बारे में कुछ जानता था और निश्चित रूप से अतीत में उससे पराजित हुआ था। अगर उसे उस आत्मा के धागे के बारे में कुछ जानकारी मिलती है तो ये भविष्य में उपयोगी हो सकता है। मेरा शरीर। इवान की बात सुनकर वैलेरी के चेहरे पर झिझक का भाव आ गया। इवान ने वैलेरी के चेहरे पर झिझक देखी और उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। NOWELL-BEAK-JAN.C ऐसा लगता है कि यह चीज़ वास्तव में किसी तरह से उसके शरीर से संबंधित है, उसने मन ही मन सोचा और एलोरा की ओर देखा, जो उसके बगल में खड़ी थी। एलोरा, क्या तुम उस आत्मा के धागे के बारे में कुछ जानती हो? इससे पहले, जब उसने विनाश के हल्बर्ट को बुलाया, तो उसने आसानी से देखा कि आत्मा का धागा हथियार से बहुत डरता था और उसने इसे घृणा का हथियार भी कहा। ये दर्शाता है कि उसने इसे अतीत में देखा होगा। चूंकि उस आत्मा के धागे ने विनाश के हल्बर्ट को पहचान लिया था, इसलिए इवान सोच रहा था कि क्या एलोरा भी उसे पहचानती है या उसके बारे में कुछ जानती है। हालांकि, उसकी निराशा के लिए, उसकी बात सुनकर एलोरा ने अपना सिर हिला दिया। मुझे उस आत्मा के धागे के बारे में कुछ नहीं पता। क्या यह इसलिए हो सकता है क्योंकि विनाश का असली हल्बर्ट अभी भी मकबरे के अंदर है, जिससे उसके लिए अपनी सारी यादें याद रखना असंभव हो जाता है? इवान ने एक पल के लिए सोचा और आखिरकार वैलेरी की ओर देखा, जो अभी भी जमीन पर बैठी थी। बस मुझे बताओ कि क्या तुम्हें कुछ पता है। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे शरीर के बारे में और जानने के बाद तुम्हें गोली में बदल दूंगा, उसने वैलेरी को अभी भी हिचकिचाते हुए देखकर गंभीर स्वर में कहा। लेकिन जब वैलेरी ने इवान को उसे गोली में बदलने के बारे में बात करते हुए सुना, तो उसका चेहरा काला पड़ गया और उसे लगा कि उसे कुछ नहीं बताना चाहिए। हालांकि, वह ये भी जानती थी कि वह उसके सामने वाले व्यक्ति के मुकाबले में नहीं है, और अगर उसने उसे सब कुछ बताने के लिए मजबूर करने का फैसला किया, तो वह चाहकर भी विरोध नहीं कर पाएगी। थोड़ी देर सोचने के बाद वैलेरी ने एक गहरी सांस ली और इवान को गंभीरता से देखा। इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ बताऊं, मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं अरोरा वर्ल्ड से हूं और तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा शरीर आइस रीपर जैसा है। वैलेरी की बात सुनकर इवान ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा और फिर सिर हिलाया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यह कोई रहस्य है या कुछ और, उसने कहा और अगले ही पल उसका रूप बदलने लगा। अध्याय 1079 विंटर क्लाव और प्राइमोडियल्स भाग 1। जैसे ही इवान का रूप बदलने लगा और एक जाना पहचाना चेहरा उसकी नज़र में आया, वैलेरी का मुंह खुला रह गया और उसका जबड़ा लगभग जमीन पर गिर गया। उसने कांपती हुई उंगली उसकी ओर उठाए और उसका पूरा शरीर सदमे से कांप उठा। इवान ने वैलेरी की प्रतिक्रिया पर संतुष्टि में सिर हिलाया और थोड़ा मुस्कुराया। वह अपने एल्थारॉन रूप में नहीं बदला, इसके बजाय उसने अपने विकास से पहले अपने पिछले रूप को चुना, जिससे वैलेरी के लिए उसे पहचानना आसान हो गया। जब इवान को उम्मीद थी कि वह चौंक जाएगी और पूछेगी कि वह यहाँ क्या कर रहा है, तो उसके अगले शब्दों ने उसकी उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। तो ये तुम थी, कमीनी? क्या तुम उस आत्मा के धागे से इस तरह से नहीं निपट सकती थी जिससे मेरी आत्मा को ठेस न पहुंचे? यह नरक की तरह दुख देता है। वैलेरी की बात सुनकर इवान ने उसे एक खाली नज़र से देखा, उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। अभी कुछ देर पहले वह दर्द को छिपाने के लिए अपने दांत पीस रही थी, सख्त होने की कोशिश कर रही थी और अब वह इस बात पर गुस्सा दिखा रही थी कि उसे कितना दर्द हो रहा है। जब वैलेरी ने नाराजगी से इवान की ओर देखा, तो एलोरा ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने इवान की ओर देखा, जिसका मुंह अभी भी हिल रहा था, फिर उसने अपना ध्यान वापस वैलेरी की ओर लगाया। ये देखकर कि वैलेरी अभी भी इवान को घूर रही थी, एलोरा को याद आया कि अनास्तासिया ने ड्रार्ड्स की बंद दुनिया को छोड़ने से पहले उससे क्या कहा था, और एक कदम आगे बढ़ते ही उसकी आंखों में प्रत्याशा की झलक दिखाई दी। उसकी हरकत इतनी अचानक थी कि इवान या वैलेरी में से कोई भी प्रतिक्रिया कर पाता। इससे पहले ही वह वैलेरी के सामने आ गई और अपनी छोटी उंगलियों से उसकी दोनों आंखों को हल्के से दबा दिया। वैलेरी को अपनी आंखों में केवल जलन महसूस हुई और अगले ही पल वह फिर से दर्द से चीखी, पानी से बाहर मछली की तरह जमीन पर तड़पने लगी। इवान ने अपना मुंह थोड़ा खोलकर उस दृश्य को देखा। उसकी नज़र एलोरा के बीच घूम रही थी, जो संतुष्टि में अपना सिर हिला रही थी, और वैलेरी, जो जमीन पर लौट रही थी। हालांकि वैलेरी की आंखों को कोई गंभीर क्षति नहीं हुई क्योंकि एलोरा ने उन्हें केवल हल्के से मारा था, फिर भी यह अविश्वसनीय रूप से दर्दनाक था। तुमने उस पर हमला क्यों किया, एलोरा? इवान ने अपने मुंह को हिलाते हुए पूछा, क्योंकि उसने वैलेरी को ढकने वाली सफ़ेद लौ की शक्ति को बढ़ाया, जिससे उसका दर्द कम हो सके। इवान की बात सुनकर एलोरा ने गर्व से उसकी ओर देखा। मेरे जाने से पहले माँ ने मुझसे कहा था कि जो भी महिला बिना किसी कारण के 10 सेकंड से अधिक समय तक तुम्हें घूरती है, उसकी आंखों में चुभन पैदा करूं, उसने कहा, और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। उसने कहा कि अगर मैं उसकी कही हुई बात मानूं, तो वह वापस जाने पर मेरे लिए एक बड़ी दावत बनाएगी। इवान ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। उसने वैलेरी को देखा, जिसने आखिरकार सफ़ेद लौ के उपचार प्रभाव के कारण लुढ़कना बंद कर दिया था, और अचानक उसे लगा कि वह उससे भी अधिक दयनीय है।
सबसे पहले उसे विश्व डोमेन के बजाय पृथ्वी पर भेजा गया, फिर उसने पाया कि कोई व्यक्ति बिना किराया दिए उसके मूल में रह रहा है। इसके अलावा वही आत्मा उसके शरीर पर कब्जा करने की कोशिश कर रही थी। अब जब उसने आखिरकार खुद को उस आत्मा के धागे से मुक्त कर लिया था तो उसकी आत्मा गंभीर रूप से घायल, और जैसे कि यह पर्याप्त नहीं था, एक बच्चे ने उसकी आंखों पर वार किया जिससे वह लगभग अंधी हो गई। मैंने अपने पिछले जीवन में किस तरह के पाप किए थे कि मुझे इस तरह के कठोर व्यवहार का सामना करना पड़ा। वैलेरी ने आकाश की ओर देखते हुए अपने चेहरे पर खोई हुई नज़र के साथ कहा। इवान ने वैलेरी की दयनीय आवाज़ सुनकर आह भरी और एलोरा के गालों को चुटकी से दबाया। एलोरा, उस महिला की हर बात सुनना बंद करो और लोगों की आंखों पर वार मत करो। लेकिन अगर मैं लोगों की आंखों पर वार नहीं करूंगा तो मुझे मेरा जंबोफेया नहीं मिलेगा। चिंता मत करो, भले ही तुम लोगों की आंखों पर वार न करो, फिर भी तुम्हें अपना जंबोफेया मिलेगा, इवान ने हल्की आवाज में कहा। और इससे पहले कि एलोरा कुछ और कह पाती, वह उसे वापस घर में ले आया जहां वह एनीमे देख रही थी और फिर तुरंत अंटार्कटिका लौट गया। एलोरा ने अचानक आए इस बदलाव को देखकर उलझन में इधर उधर देखा, लेकिन 5 होलोग्राफिक स्क्रीन पर एनीमे चलते देखकर उसने वैलेरी के बारे में सोचना बंद कर दिया, सोफे पर बैठ गई और अपना पॉपकॉर्न बकेट पकड़ लिया। एक मरी हुई मछली की तरह व्यवहार करना बंद करो। उसने बस तुम्हारी आंखों पर हल्का सा प्रहार किया और कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, इवान ने अंटार्कटिका लौटने के बाद कहा। इवान की आवाज़ सुनकर वैलेरी ने आह भरी और एक बार फिर उठकर बैठ गई। तो क्या तुम भी टॉवर ऑफ असेंशन का उपयोग करके यहाँ आए हो? उसने उठते हुए पूछा। नहीं, मुझे एक अलग दुनिया में भेजा गया था जो इस दुनिया से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। ये सिर्फ एक दुर्घटना थी कि मैं यहाँ आ गया, इवान ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया और देखा कि वैलेरी दूसरा सवाल पूछने वाली थी। उसने उसे रोक दिया और गंभीर स्वर में कहा, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए मुझे बताओ कि वह आत्मा धागा तुम्हारे शरीर से कैसे संबंधित था। इवान की बात सुनकर वैलेरी चुप हो गई, अपने विचारों को व्यवस्थित करने के लिए एक पल लिया। एक पल के बाद उसने पिछले कुछ महीनों से अपने द्वारा देखे जा रहे अजीब सपनों के बारे में बताना शुरू किया और बताया कि कैसे उस पल से उसकी प्रगति की गति बढ़ गई थी जब से उसे वे सपने आने लगे थे। अध्याय 820। उसी समय उसने उसे उन सूचनाओं के बारे में भी बताया जो उसे उन सपनों के बाद प्राप्त हुईं। इवान वैलेरी द्वारा सपनों का जिक्र सुनते ही भौंचक्का रह गया, क्योंकि यह उसकी स्थिति से बहुत मिलता जुलता लग रहा था। उसे कभी कभी एजरोथ से संबंधित सपने भी आते थे, लेकिन वह जानता था कि वे केवल सपने नहीं थे, वे उसकी वास्तविक यादें थीं जो आत्मा मुहरों के कारण बंद हो गई थीं। वैलेरी की बात सुनकर उसे लगा कि वह जिन सपनों का वर्णन कर रही थी वे यादों के समान थे। तो तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारा शरीर विकसित होने की कगार पर है और तुम्हें प्राप्त सूचनाओं के अनुसार यह एक सम्राट का शरीर बन जाएगा, है न? इवान ने वैलेरी की बात सुनने के बाद पूछा। हाँ, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरे शरीर में आए बदलाव उस आत्मा के धागे से जुड़े हैं, वैलेरी ने सहमति में सिर हिलाया। तुमने कहा कि तुम्हारा शरीर विकसित होने की कगार पर है, लेकिन अंतिम कदम नहीं उठा सकता। क्या तुम इसका कारण जानते हो? वैलेरी ने गंभीरता से सिर हिलाया और जवाब दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे शरीर में एक महत्वपूर्ण वस्तु की कमी है। एक महत्वपूर्ण वस्तु की कमी है? इवान ने उसकी बात सुनकर भौहें उठाईं। तुम्हारे शरीर को विकसित करने के लिए तुम्हें किस तरह की वस्तु की आवश्यकता है? वैलेरी एक पल के लिए चुप रही, फिर उसने आखिरकार अपना मुंह खोला। आइस मोनाक का स्रोत। मुझे अपने शरीर को विकसित करने के लिए आइस मोनाक के स्रोत की आवश्यकता है। अध्याय 1080 विंटरक्लाव और प्राइमोडियल्स भाग 2। आइस मोनाक का स्रोत। वैलेरी की बात सुनकर इवान की आंखें चमक उठीं और उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव प्रकट हुआ। वह विंटरक्लाव, आइस मोनाक के बारे में कुछ बातें जानता था, जो बैफोमेट, आकाश, एलिस्टेयर और एलिस्टरिया के साथ 5 सम्राटों में से एक था। अनास्तासिया से मिलने से पहले इवान को ड्रार्ड्स की बंद दुनिया में पढ़ी गई किताबों या सीड द्वारा बताई गई बातों से विंटरक्लाव के बारे में केवल सही समझ थी। हालांकि 2 महीने से अधिक समय तक अनास्तासिया के साथ रहने के बाद उसने कई ऐसी बातें सीखी जो उसे पहले नहीं पता थीं, जैसे कि विंटरक्लाव को एजरोथ से कितनी नफरत थी। अजरोथ ने न केवल विंटरक्लाव के शासन के तहत एक पूरे राज्य को नष्ट कर दिया था, बल्कि उसने अपनी लड़ाई के दौरान उसे गंभीर रूप से घायल भी कर दिया था। अनंत रात। प्राचीन के मकबरे में इवान की पहचान उजागर होने के बाद अनास्तासिया ने उसे बताया कि यह असामान्य था कि विंटरक्लाव ने इतने लंबे समय तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। विंटरक्लाव के बारे में अपनी समझ के आधार पर उसका मानना था कि इवान के अभी भी जीवित होने की खोज के बाद उसे पहले से ही पूरे यूटोपिया में उसकी तलाश शुरू कर देनी चाहिए थी। लेकिन लियोपोल्ड से अनास्तासिया को मिली खुफिया जानकारी से पता चला कि इवान के जीवित होने के बाद विंटरक्लाव ने न केवल कोई कार्रवाई की, बल्कि वह कहीं गायब भी हो गया। इसके अलावा अन्य प्रमुख गुटों के विपरीत जिन्होंने अपने शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों को प्राचीन के मकबरे में भेजा था, इस बार
हालांकि जमे हुए राजशाही के नियंत्रण वाले राज्यों के कुछ लोग मकबरे में गए, जमे हुए राजशाही साम्राज्य के किसी भी शीर्ष स्तरीय प्रतिभाशाली व्यक्ति ने भाग नहीं लिया, जैसे कि उन्हें मकबरे की परवाह ही न हो। विंटरक्लाव की हाल की कार्रवाइयों के कारण कई प्रमुख गुटों को यकीन हो गया था कि वह कुछ योजना बना रहा है या उसके साथ कुछ गड़बड़ है, लेकिन अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद वे कोई भी जानकारी उजागर करने में असमर्थ थे। जब इवान ने अतीत में अनास्तासिया से ये सब सुना तो उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे विश्वास था कि कुछ ही वर्षों में वह विंटरक्लाव से निपटने में सक्षम होगा, भले ही वह कुछ योजना बना रहा हो। लेकिन वेलेरी द्वारा यह उल्लेख सुनने के बाद कि उसे अपने शरीर को विकसित करने के लिए आइस मोनार्क के स्रोत की आवश्यकता है और विंटरक्लॉ के हाल के असामान्य व्यवहार को देखते हुए वह स्थिति को गंभीरता से लेने से खुद को रोक नहीं सका। क्या ये हो सकता है कि विंटरक्लाव के अजीब व्यवहार का कारण वेलेरी के साथ जो हो रहा है उससे संबंधित है? उसने सोचा, गहरी सोच में डूबा हुआ। उसने प्राचीन के मकबरे में जमे हुए राजशाही साम्राज्य के प्रतिभाशाली लोगों की अनुपस्थिति पर भी विचार किया और उसकी ओटाकू कल्पना जंगली हो गई। हालांकि यह सिर्फ एक विचार है, ये संभव हो सकता है कि विंटरक्लाव ने वेलेरी की असामान्यता को किसी तरह महसूस किया हो, क्योंकि यह उसके सम्राट के शरीर से संबंधित है और वह अपने साम्राज्य से शक्तिशाली लोगों को निचली दुनिया में भेजकर उसका पता लगाने की कोशिश कर रहा है, ठीक उसी तरह जैसे बैफोमेट ने राक्षसों को अरोड़ा दुनिया में भेजा था। उसने सोचा, उसे लगा कि यह संभव हो सकता है। जहां तक इस बात का सवाल है कि वह उच्च स्तरीय कोर रिवॉल्वर्स के बजाय प्रतिभाशाली लोगों को क्यों भेजेगा, तो यह वर्ल्ड बैरियर के प्रतिबंधों के कारण हो सकता है। जिस तरह बैफोमेट केवल एक अनुष्ठान का उपयोग करके अरोड़ा दुनिया में रैंक 1 राक्षसों को भेज सकता था, उसी तरह विंटरक्लाव को भी ऐसी ही सीमाओं का सामना करना पड़ सकता था और वह अधिक शक्तिशाली लोगों को नहीं भेज सकता था। इसलिए उसने वेलेरी की तलाश करने के लिए विभिन्न दुनियाओं में भेजने के लिए सबसे शक्तिशाली निम्न श्रेणी के रिवॉल्वर्स को चुना। अरे, मेरी कल्पना वास्तव में बेतहाशा भाग रही है। मुझे नौकरी के लिए आवेदन करने के बजाय पृथ्वी पर जीवित रहते हुए उपन्यास लिखने की कोशिश करनी चाहिए थी। शायद मैं एक अच्छा लेखक बन सकता था जो दिन में 3 बार खाना खाने और कुछ गेम खरीदने के लिए पर्याप्त कमाता था, इवान ने सोचा, जबकि मैंने अपना ध्यान वेलेरी की ओर मोड़ने से पहले अपना सिर हिलाया। क्या आप आइस मोनार्क के बारे में कुछ जानते हैं? उसने उत्सुकता भरी नज़र से उससे पूछा। इवान की बात सुनकर वेलेरी ने अपना सिर हिलाया। नहीं, इस दुनिया में आने के बाद मैंने यहाँ इस तथाकथित आइस मोनार्क को खोजने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं मिला। अगर मैं उसे पा सकता तो मैं उसका स्रोत लेता और अपनी काया विकसित करता। महिला, यह अच्छा है कि आपने उसे नहीं पाया, अन्यथा तुम पहले ही इतिहास बन चुके होते। इवान ने वेलेरी की बात सुनकर मन ही मन सोचा और बेस सिटी 5 में लौटने के बाद उसे बताने का फैसला किया कि विंटरक्लॉ किस तरह का बड़ा बॉस था। तुमने बताया कि तुम अक्सर अजीब सपने देखते हो, क्या तुमने उन सपनों से कुछ सीखा है? उसने एक पल के बाद पूछा। खैर, वेलेरी ने अतीत में देखे गए सपनों को साझा करने से पहले एक पल के लिए सोचा। एवन ने वेलेरी की बात सुनते हुए भौहें सिकुड़ी, क्योंकि उसने जिन सपनों का वर्णन किया था उनमें एक लड़की शामिल थी जो लगभग 13 साल की लग रही थी और उसे एक आदमी द्वारा पीटा जा रहा था जिसके लंबे तीखे कान थे, काले बाल और विषम रंग की आंखें, एक काली, एक सुनहरी। एक काली और एक सुनहरी आंख, काले बाल और तीखे योगिनी जैसे कान। इवान ने अवचेतन रूप से अपने चेहरे को छुआ, ये सोचते हुए कि एलोरा द्वारा निगले जाने से पहले आत्मा के धागे ने क्या कहा था। हो सकता है कि वह आत्मा का धागा उस छोटी लड़की से संबंधित हो जिसे वह अक्सर अपने सपनों में देखती है, और एलोरा द्वारा निगले जाने से पहले उसने एजरोथ को शाप दिया था क्योंकि वेलेरी के सपने में उसे पीटने वाला व्यक्ति मैं हूं। उसने सिरदर्द महसूस करते हुए सोचा। एजरोथ, बड़े लोगों को पीटना ठीक था, लेकिन एक छोटी लड़की को पीटना। उसने अपना सिर हिलाया, ऐसा महसूस करते हुए कि वह वास्तव में एक अत्याचारी था। लेकिन जब उसे याद आया कि एजरोथ ने अपहरण भी किया था, एलोरा को हथियार आत्मा में बदल दिया, इवान चुप हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। इस बिंदु पर उसे लगने लगा कि एजरोथ सिर्फ एक बड़ा बुरा चाचा है जो छोटे बच्चों को धमकाना पसंद करता है। जबकि इवान अपने पिछले व्यक्तित्व के कारण थोड़ा परेशान महसूस कर रहा था, वेलेरी को कुछ याद आ रहा था और वह गंभीर स्वर में बोली। एक और महत्वपूर्ण बात है जो मेरे सपनों में लड़ने वाले उन 2 लोगों ने अक्सर कही थी। वेलेरी की बात सुनकर इवान वास्तविकता में वापस आ गया और उसकी ओर देखा। ये देखकर कि उसने उसका ध्यान आकर्षित किया है, वेलेरी ने धीमी आवाज में बात जारी रखी। मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है कि इसका क्या मतलब है, लेकिन लड़ाई के दौरान जिस छोटी लड़की को पीटा जा रहा था वह अक्सर कहती थी कि वे दोनों आदिम हैं और उन्हें इस तरह से नहीं लड़ना चाहिए।